नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी के स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सभी एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपको जैसे कि जानकारी है कि पुलिस री एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लग चुके होंगे, विश्वास है, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं कम से कम समय में, और अपनी योग्यता का प्रदर्शन आप कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। हमसे भी जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें यूपी पुलिस में या अन्य एग्जामों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डायग्राम, जो कि सभी एग्जामों में तो पूछा ही जाता है, यूपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। तो इसको क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें काफ़ी सारे सवाल हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जो मैथ से संबंधित है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे कि किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, अतः प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता है। तो कितने कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीते हैं यदि कुल कर्मचारी 250 हों। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐड करके कि कुल कर्मचारियों की संख्या तो दी है, केवल चाय पीने वाले कितने हैं, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं और दोनों पेय पदार्थ पीने वाले कितने। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको देखना है कि ये सिर्फ चाय वाले, इसमें दोनों भी शामिल है, इस कॉफी वाले में भी दोनों शामिल हैं। तो यदि हमें दोनों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने में कितना हो जाएगा, 72 प्लस 44 यदि जोड़ेंगे तो 116 होगा, ठीक। इसमें से हम 100 घटाएंगे क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है, जो भी 100 से ऊपर परसेंट जाएगा वो दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो कितना बचा, 16%। तो 16% लोग ऐसे होंगे जो कि चाय भी पीते होंगे और कॉफी भी पीते होंगे। तो पहले इसको देख लेंगे कि यहाँ पर कुल कर्मचारी 250 दिए हुए हैं, जिसमें से कि 16% दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कुल कर्मचारी का हम 16% निकाल देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 2 से 8 बार यानी 8 पंचे 40। तो 40 कर्मचारी ऐसे होंगे जो कि दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। अब हम यहाँ डायग्राम से समझ लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें ये तो ठीक है, इसमें पूछा गया है, आसान है, इससे और भी आगे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम एक ही सवाल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा निकल गया है 16% दोनों पेय पदार्थ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कॉमन वाली जो जगह है इसको हम भर लेते हैं सबसे पहले दोनों में। तो ये 16% यहाँ पर हो जाएगा। अब हम केवल चाय और केवल कॉफी वाले भी पूछ लेता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि टोटल हमारे पास क्या है, चाय पीने वाले 72% है, ठीक है, जिसमें से कि कॉफी पीने वाले क्या है, 44% है। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे चाय में टोटल 72% हो जाने चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 72 में से ये 16 घटा देंगे क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 56% बचेगा, जो कि केवल चाय पीने वाले कितने होंगे, 56%। अब इसी में कॉफी में भी देख लेंगे केवल कॉफी पीने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉफी पीने वाले 44 हैं। तो 44 में से हम 16 घटाएंगे क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में। 44 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28%, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि पूछता कि केवल चाय पीने वाले कितने हैं तो हम क्या करते, इसका 56% निकाल लेते 250 का, ठीक है। और यदि वो पूछता केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं तो हम इसका 28% निकाल देते। इस प्रकार से हम इसमें सभी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है वो कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अभी देख लिए, इसमें गणित में भी अनुत्तीर्ण दिए हैं और अंग्रेजी में भी अनुत्तीर्ण दिए हैं और दोनों विषयों में भी अनुत्तीर्ण दिए हैं। पिछले में नहीं दिया हुआ था तो निकालना पड़ा था, इसमें दिया है तो नहीं निकालना पड़ेगा, कुछ और पूछेगा कि जैसे कि अनुत्तीर्ण दे करके उत्तीर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्रम से इसको भरते हैं, देखते हैं इसको भरना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन होता है तो हम उसको ही भरते हैं। जैसे कि दोनों में है 7%, तो दोनों का एरिया कौन होता है, ये, तो 7% मैथ और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण है। अब देखते हैं
पहले गणित वाला भर लेते हैं, केवल गणित में कितने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे पहले पूछा। तो गणित में टोटल है 19% फेल। अब देखते हैं केवल गणित में कैसे निकालेंगे। तो ये 19 है, 19 में से हम इस 7 को घटा लेंगे जो कॉमन है, तो कितना बचेगा 12%। तो 12% विद्यार्थी केवल गणित में अनुत्तीर्ण है। इसी तरह हम इंग्लिश में करेंगे, जैसे इंग्लिश में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दिया है जो कि 7% कॉमन है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 10 में से 7 तो 3% बचेगा। तो ये 3% विद्यार्थी केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होंगे। अब देखिए हम कुल अनुत्तीर्ण एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, कुल अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो इनको टोटल जोड़ेंगे 12% और 7% और 3%। तो 12, ठीक है, 7, 19 और 3, 22। तो क्या हो जाएगा टोटल 22% अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब देखेंगे कि दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए। ठीक है, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए। तो टोटल परसेंट हमारा कितना होता है 100 में से जब 22% अनुत्तीर्ण हो गए तो हम उनको यहाँ पर घटा देंगे। तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 78%। तो 78% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या दी नहीं है, सिर्फ परसेंट ही पूछ रहा है तो हम परसेंट ही लगा देंगे और छोड़ देंगे सवाल को, हो गया। ठीक है, तो इसमें से ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। तो केवल गणित में 12% अनुत्तीर्ण होंगे और केवल अंग्रेजी में 3% अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, सवाल में देखते हैं कि अंग्रेजी में पास कितने हैं 70%, गणित में पास है 80% और दोनों में फेल है 10%। ठीक है, अभी जैसे कि आपने पिछले सवालों में देखा कि यहाँ पर यदि दोनों यहाँ पे पास दिया होता था यहाँ पे, तो दोनों में भी पास, यदि यहाँ पर दोनों में फेल है तो यहाँ भी फेल। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दिए हैं अंग्रेजी में पास, यहाँ पर दिए हैं गणित में पास और यहाँ पर दोनों में फेल दिया हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है बेसिक क्या होता है। ठीक है, अगर बेसिक नहीं समझते हैं तो एक दो सवाल ही लगा पाएंगे, जो सवाल बता दिए जाएंगे, इसके अलावा थोड़ा सा रूल चेंज करेगा और सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आपको बेसिक समझते हुए चलना है ताकि कोई भी इस प्रकार का सवाल एग्जाम में ना रह जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर क्या है, दोनों में देखते हैं, पहले दोनों में क्या है फेल, ये कॉमन वाली चीज है। तो कॉमन देखते हैं कि जब दोनों में फेल दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में फेल निकालने पड़ेंगे। यदि यहाँ दोनों पर पास दिया है तो यहाँ पर पास हो जाएगा और यदि दोनों में फेल दिया है तो इन दोनों में भी फेल। तो देखते हैं इसमें पास यदि 70% है तो फेल कितने होंगे 30%। यदि यहाँ पर पास है अंग्रेजी में 80% तो फेल कितने होंगे 20%। ठीक है, क्योंकि फेल से फेल घटेगा, ठीक है, और पास से पास घटता है, तो इसमें समझना है। ठीक, अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है 10% फेल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं 30%। ठीक है, तो 30 में से कितने जाएंगे 10 जाएंगे तो 20। ठीक, हमें यहाँ ये देखना पड़ता है कि ये इंग्लिश का जो डायग्राम है इसके टोटल कितने हो जाने चाहिए 30 हो जाने चाहिए। इसी प्रकार इसके गणित के टोटल कितने हो जाने चाहिए 20। तो हम क्या करेंगे 20 तो है, इसमें 10 कॉमन है तो हम इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10। अब देखते हैं ये 20%, 10 और 10 मिला के 20% गणित में भी फेल हो गए और 20 और 10 30% इंग्लिश में भी फेल हो गए और 10 कॉमन भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कुल फेल कितने हुए। यहाँ पर हम समझेंगे कुल फेल की संख्या। जब हमें कुल फेल पता चल जाएगा तभी हम कुल पास निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करते 20 और 10 30 और 10 40, यानी 40% टोटल फेल हुए। ठीक है, तो कुल पास कितने होंगे। अब देखिए कुल पास हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है दोनों में पास दिया गया है कितने हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वास्तविक संख्या क्या दी हुई है, दोनों में पास दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 40% कुल फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, देखते हैं कुल पास कितने हुए होंगे। 100 में से हम 40 घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 60%, यानी 60% हमारे जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं। अब देखिए ये भी दोनों में पास हुए हैं और ये भी 60%, यहाँ पर परसेंट है और वहां पर वास्तविक संख्या है, दोनों को बराबर कर देंगे। माना कि कुल हो गए जैसे विद्यार्थी उसका हम कितने परसेंट 60%। ठीक है, 60% क्या हुए हैं हमारे विद्यार्थी पास हुए दोनों में। ठीक है, तो हम दोनों का निकालेंगे 144 के
बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 0 से 0 कटेगा, 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और कुल कितने आ जाएंगे, 10 का गुणा इधर होगा तो 240। इस तरह से कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी, 240 होगी। तो देखिए इसमें बदल बदल के पूछता रहता है, कभी एक विषय में पास, कभी दूसरे विषय में पास, कभी दोनों में फेल या पास, कभी टोटल पूछता रहता है, कभी दोनों विषयों में मिलाकर के पूछ लेता है अलग अलग। तो इस तरह से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया। ठीक है, अब और अगले में देखते हैं। तो पिछले कुछ सवालों में हमने मैथ से संबंधित डायग्राम देखे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। अब हम समझेंगे रीजनिंग में जो डायग्राम पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा ही जाता है 1 नंबर का। ठीक है, और अन्य एग्जामों में भी ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं हम इसको क्रम से समझते हैं। और इसकी थ्योरी जैसे कि देख रहे हैं आपकी काफी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसमें काफी सदस्य मिलकर के खेलते हैं। तो आपको सवाल बड़ा देख करके, थ्योरी बड़ी देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बड़े धैर्यपूर्वक आपको इसको लगाना है। जैसे कि हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझते हैं पहले सवाल को। एक विद्यालय में क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल तथा 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये बताना है। सवाल तो काफी बड़ा होता है ये, लेकिन लगाने में बिल्कुल भी आसान ये रहता है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो खिलाड़ी तीनों खेल खेलने वाले होते हैं, सबसे पहले क्या भरना है, तीनों खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। इसके बाद हमें भरना है 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी। इसके बाद हमें भरना है 1 खेल को खेलने वाले खिलाड़ी। तब हम जो है कुल संख्या निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं क्रम क्रम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी कितने, ये क्रम होता है। इसी क्रम से आपको अंदर से बाहर की ओर भरते चले आना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि 8 खिलाड़ी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 खिलाड़ी जो ऐसे सदस्य हैं जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि तीनों खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो तीनों खेलों खेलने वाले कितने, 8। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 8 की संख्या भर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 में आ जाएंगे, 2 को भरेंगे क्रम से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये तो 21 और 26 और 29 अलग अलग संख्या दी है कि टोटल इतने खिलाड़ी इनमें हो जाने चाहिए। अब देखते हैं 2 में कितने दिए हैं, तो इनमें से 14 सदस्य, ये जो 14 सदस्य हैं हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो देखते हैं कि हॉकी और क्रिकेट वाली जगह कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये हॉकी है और ये क्रिकेट है। तो देखते हैं कि यहाँ पर संख्या हॉकी और क्रिकेट दोनों में कितनी आ जानी चाहिए, तो 14 सदस्य आ जाने चाहिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये जो सदस्य हैं ये तो तीनों में शामिल है। जब ये तीनों में है तो ये हॉकी क्रिकेट में भी होंगे। ठीक है, दोनों में होंगे। जब तीनों में शामिल है तो दोनों में भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम घटाते चले जाएंगे। कैसे, जैसे इसमें टोटल हमारे 14 सदस्य आने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे टोटल कितने आने हैं, इस हॉकी क्रिकेट में 14। तो देखेंगे 14 में से कितने चले जाएंगे, 8। 14 में से 8 घट जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6। ठीक है, ताकि इसलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 8 और 6 टोटल कितने हो गए, 14 सदस्य हो गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर और समझते हैं क्या दिया हुआ है, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, तो अब हम क्या, हॉकी और फुटबॉल, तो देखिए ये हॉकी वाला एरिया है और ये फुटबॉल वाला एरिया, और हॉकी फुटबॉल दोनों का ये है कॉमन वाला, और ये तो तीनों का है। ठीक है, तो हॉकी और फुटबॉल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ कॉमन 8 है और हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं, 15 सदस्य हैं। ठीक है, तो 15 में से ये कितने घटा देंगे, 8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ 7, यानी 7 ऐसे होंगे। ठीक है, जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे। यदि हॉकी और फुटबॉल ज्यादा तो 8 7 15 जैसे कि ये दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं में से माइनस करते चले आते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल और क्रिकेट वाला, केवल फुटबॉल और क्रिकेट वाला कौन सा एरिया है, ये वाला। ठीक, तो समझते हैं कितने सदस्य हैं यहाँ पर, हमारे 12 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 12 आ जाना चाहिए टोटल का योग। तो क्या करेंगे, 12 में से 8 चले जाएंगे तो 4, यानी केवल 4 सदस्य क्या है, फुटबॉल और
क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे सदस्यों की संख्या क्या होगी जो केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये वाला एरिया होता है। केवल हॉकी और फुटबॉल का ये वाला एरिया होता है, ठीक है। केवल हॉकी का यहाँ जो आएंगी संख्याएं, केवल की ये वाली संख्या रहेगी, ठीक है। तो आपको समझना है। तो देखिए हमारे दो खेल वाले एरिया भी भर चुके हैं, 3 वाले 2 वाले। अब हमें क्या करना है, सिंगल्स को भरना है। तो वो कैसे भरेंगे देखते हैं कि हॉकी में टोटल हमारे 26 खिलाड़ी होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने हो गए, 8 7 15 और 6 21। जैसे कि 21 खिलाड़ी हमारे ऑलरेडी हॉकी के सर्कल में हो चुके हैं। अब केवल हॉकी में निकालना है, तो क्या करेंगे, 26 में से 21 गए, कितने बचेंगे, 5। तो हमारे 5 खिलाड़ी ऐसे आएंगे जो केवल हॉकी खेलते हैं। इसी तरह हम यहाँ क्रिकेट में आ जाएंगे। तो क्रिकेट में टोटल खिलाड़ी कितने होने चाहिए, 21। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 8 8 है 14 और 4 20, ठीक है। तो 8 8 6 14 14 4 18, ठीक है। तो 18 खिलाड़ी यहाँ हो चुके हैं। अब कितने बचे, 18 घटाएंगे 21 में से तो कितना आएगा, 3 खिलाड़ी यहाँ से बचे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर 29 है टोटल खिलाड़ी। अब यहाँ देखते हैं कितना हो गया, 8 7 15 15 4 19, ठीक है। तो अब 29 में से हम ये 19 घटा देंगे, तो केवल फुटबॉल के कितने बचेंगे, 10 खिलाड़ी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया है और इससे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ लेंगे किस किस प्रकार के सवाल वो आपसे पूछ सकता है कि केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो हम 4 और 6 10 और 7 17 ये वाले जोड़ेंगे। यदि वो पूछेगा कि केवल 1 खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो 10 5 15 15 3 18 ये जोड़ेंगे। यदि वो पूछता है सवाल में, जैसे कि इसमें उसने पूछा हुआ है कि कुल खिलाड़ी कितने हैं, यदि कुल खिलाड़ी पूछे तो हम सबकी संख्या एक साथ जोड़ देंगे और आ जाएगा। जैसे हम पहले कुल ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या दी है 5 6 3 8 7 4 और 10, ठीक है। तो इनको हम टोटल करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, ठीक है, 11 3 14 14 8 22, ठीक है, और 22 और 7 कितना हो गया, 29, ठीक है। 29 से 4 कितना हो गया, 33, 33 से 10 43। इस तरह टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 43। टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, ठीक। यदि इसमें पूछे कि केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी, ठीक है, 7 6 13 13 4 17, केवल ये जोड़ देंगे, ठीक है। यदि वो कहता है कि केवल एक ही खेल को खेलने वाले खिलाड़ी, तो 10 और 3 13 और 5 18 ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपने मैथ में डायग्राम समझे और रीजनिंग में भी ये डायग्राम आपने समझा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बड़ी ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक, क्योंकि आपसे, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों की सभी की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं और आप 25 से 30 दिन बचा हुआ है, इसमें आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। जो भी आपने अभी तक तैयारी की हुई है उसका पूरा एक एक करके रिवीजन आप करिए और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। यदि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है सवालों में, मैथ या रीजनिंग या किसी विषय से संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और आपका रिप्लाई जरूर आएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल में, और अगले इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके हम आपके सामने आएंगे जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ही क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, देखते रहें और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप जरूर हमको बताएं। धन्यवाद।